वेलकम टू वसंत क्लासेस। यहाँ पर हम लोग क्लास 11th का एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। अगर हम एग्रीकल्चर 11th का एग्रीकल्चर का सिलेबस देखें तो उसमें टोटल 7 यूनिट्स हैं और हर यूनिट्स में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और एक यूनिट में कम से कम 6 से 7 चैप्टर्स हैं। अगर हम इसमें देखें सात यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट है आपका एग्रोनॉमी, सेकेंड यूनिट है सॉइल साइंस, थर्ड यूनिट है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर ये आपका फोर्थ यूनिट है, और फिफ्थ यूनिट है प्लांट प्रोटेक्शन, सिक्स्थ यूनिट एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क प्रोडक्शन, सेवेंथ है फिशरीज। अगर हम इसके फर्स्ट यूनिट को देखें तो उसमें फर्स्ट यूनिट में आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में हम लोग को पढ़ने को मिलता है सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर का हिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट आता है आपका एक मेन हिस्ट्री आता है एंड सेकंड आता है इकोनॉमिक हिस्ट्री। और मेन हिस्ट्री में देखते हैं तो आपका आता है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट आता है अगर देखते हैं, देखिए एग्रीकल्चर पूरा अलग, पूरे अगर एंशियंट टाइम में देखते हैं तो एंशियंट टाइम में 7 से 9 और कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि 12 सिविलाइजेशन वर्ल्ड में इवॉल्व हुए और हर एक सिविलाइजेशन में अलग अलग पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो उसी के कंसेप्ट के अनुसार हम लोग देखते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर जो होता है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट आता है प्री वैदिक पीरियड। इसमें प्री वैदिक पीरियड में देखते हैं हम लोग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, और फिर उससे आगे कैसे कैसे हम लोग का एग्रीकल्चर जो अभी यहाँ तक पहुंचा हुआ है कैसे कैसे इवॉल्व होते हुआ है। और सेकंड में देखते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या क्या जो एग्रीकल्चर में है जुड़ा। और थर्ड आता है आपका पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड में जैसे कि हलवा, और वैदिक पीरियड में आता है आपको आयरन का खोज हुआ सबसे पहले। आयरन का खोज हुआ वैदिक पीरियड में, तो उसमें एग्रीकल्चर में एक अच्छा खासा रिवॉल्यूशन आया। और इसमें देखते हैं तो प्री वैदिक पीरियड में जो हल का इन्वेंशन हुआ था, हल मतलब कि कल्टीवेटर जो आया था, ये एक मेजर आपका रिवॉल्यूशन था एग्रीकल्चर के फील्ड में। उसके बाद आते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड में जो ह्यूमन बींग थे वो मोटा मोटी ठीक ठाक अस्थायी हो चुके थे और एग्रीकल्चर में उस समय सिंचाई वगैरह जुड़ी। तो उस समय जो आता है ये देखने को मिलता है। फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को हम लोग देखते हैं तो उसमें आता है कि उसमें सबसे आता है न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट को पढ़ना सबसे ज्यादा आता है, पढ़ने को आता है। तो उसमें अधिकतर साइंटिस्ट ये बताते हैं कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे कंजर्व करता है। उसके बाद आता है ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का अगर ब्रांच देखें तो देखिए इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट ब्रांच होता है वो मेन ब्रांच होता है, उसमें 7 ब्रांचेज आते हैं। और सेकंड अदर ब्रांचेज होते हैं जिसमें 3 ब्रांचेज आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्रांचेज है एग्रीकल्चर का, उसको हम लोग चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे एग्रोनॉमी तो उसमें एकदम बढ़िया से क्लियर करेंगे। अभी इसको हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो उसके बाद इसमें आता है स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का स्कोप अभी इंडिया में क्या क्या है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड बिहार। अगर हम एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन हर एक पार्ट में इंडिया का, जैसे एक पीरियड में इंडिया के अलग अलग पार्ट में क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होता है। जैसे कि अभी डेक्कन साइड में देखें तो आपकी गर्मी ठीक ठाक होगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो उसमें अभी ठंडी उतना अधिक नहीं होगी, लेकिन अगर नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो ठंडी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और आपका जम्मू एंड कश्मीर के पीरियड साइड में देखते हैं तो अभी बर्फबारी हो रही है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें देखते हैं कि इन्वायरमेंट कैसे कैसा इन्वायरमेंट है और कितने इन्वायरमेंटल रीजन में इंडिया को डिवाइड किया गया है और बिहार को डिवाइड किया गया। उसके बाद आता है इसमें टिलेज एक प्रोसेस होता है जो कि जैसे हम लोग फसल की कटाई करते हैं, उसके बाद जो जमीन होती है वो बंजर हो जाती है, तो उसके बाद जो प्रोसेस करनी होती है वो टिलेज की होती है। तो टिलेज की प्रोसेस 3 पार्ट में डिवाइड है। उसमें है आपका प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज एंड जो होता है उसके बाद लास्ट यानी थर्ड टिलेज होता है। उसके बाद टिल्थ। तो एक माइनर डिफरेंस है टिलेज एंड टिल्थ में, उसको भी हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सीड्स इन सॉइल।
सीड्स इन सॉइल्स में हम देखते हैं कि कैसे बीजों को हम लोग को मिट्टी में डालने हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग एग्रोनॉमी में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम लोग आपका यूनिट सेकंड में। सेकंड यूनिट है आपका सॉइल साइंस। अब सॉइल साइंस में हम लोग देखते हैं सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डाइवर्सिटी नेचर का एक इंटीग्रल पार्ट है डाइवर्सिटी, वैसे ही हम लोग सॉइल में भी कुछ डाइवर्सिटीज होते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग अलग अलग किस किस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है, तो इसमें हम लोग इसको देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में। और दूसरा आता है टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया एंड बिहार। जैसे कि हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पर आपको रेड सॉइल देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर ब्लैक सॉइल मिलता है, कहीं कहीं सैंड सॉइल मिलता है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे इसमें कि कितने कितने टाइप के सॉइल्स इंडिया में और बिहार में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। अब कहीं देखते हैं तो पथरीली सॉइल्स देखने को मिलती है, अगर हम देखें तो झारखंड वगैरह झारखंड साइड में भी देखने को मिलती है। अगर हम झांसी की साइड में देखते हैं तो वहाँ के जो सॉइल्स होते हैं उसमें स्टोन्स की अमाउंट ऑफ स्टोन्स ज्यादा होते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैसा है सॉइल का। और फर्टिलिटी, जैसे कि जहां जहां भी नदी पाई जाती है और नदी के साइड में जो सॉइल पाया जाता है वहां का फर्टिलिटी और बाकी अदर फील्ड का फर्टिलिटी होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो सॉइल का फर्टिलिटी इसके बारे में भी हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आता है केमिकल फर्टिलाइजर, और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइजर कैसे कैसे आवश्यक जो होता है जरूरी होता है प्लांट के लिए। उसके बाद आता है आपका पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को हम लोग कैसे स्प्रे करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग को ये यूनिट सेकंड में पढ़ना है, सॉइल साइंस के बारे में पढ़ना है। और अब आएगा यूनिट थर्ड। अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड में हम लोग को मिलता है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। और प्लांट ब्रीडिंग में फर्स्ट आता है मेंडलिज्म। जैसे कि हम लोग पहले भी बायोलॉजी वगैरह में पढ़ चुके हैं मेंडलिज्म। ये अगर हम लोग देखते हैं जैसे बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है वैसे ही एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि मेंडलिज्म का स्टार्ट ही हुआ था एग्रीकल्चर के फील्ड से। आप लोग याद होगा पी प्लांट, तो वैसे ही मेंडलिज्म इसमें भी पढ़ना है। फिर आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसमें कैसे प्लांट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है और कैसे करते हैं आती है। उसके बाद बात हाइब्रिडाइजेशन की। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग पार्ट से दुनिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग क्रॉप आए और उसके बाद उनमें एक अच्छा खासा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हुआ और उसके बाद उसमें से अच्छे अच्छे क्रॉप्स को निकालेगा और उसके बाद धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होते होते आज तक का जो एग्रीकल्चर है यहाँ तक डेवलप हो गया है, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें म्यूटेशन आता है, पॉलीपोलॉइडी आती है। तो अगर हम देखते हैं मेंडलिज्म तो एक जेनेटिक्स का ठीक ठाक पार्ट इसमें देखने को मिलता है। आपका पॉलीपोलॉइडी हुई और फिर से हाइब्रिडाइजेशन हुई और म्यूटेशन हुई। उसमें आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली जो पार्ट है वो बेसिकली आया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट से। अगर हम लोग 12th का बायोलॉजी देखते हैं तो उसमें आता है आपका जो जेनेटिक्स पढ़ने को मिलता है उसमें बायोटेक्नोलॉजी आती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सीड, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ सीड। ऐसे तो सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है लेकिन इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। तो फोर्थ में और यूनिट फोर्थ में हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में इंजीनियरिंग बहुत अच्छा खासा पार्ट लिया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं मॉडर्न इवोल्यूशन जो है इसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में वो इंजीनियरिंग के साइड से ही हुआ। उसमें देखते हैं ट्रैक्टर का इंक्लूड हुआ सबसे पहले। अगर सबसे पहले एग्रीकल्चर वर्क होता था आपका बैल वगैरह से होता था। उसके बाद जब ट्रैक्टर का इन्वेंशन हुआ अमेरिका में तो वो एक बड़ा रिवॉल्यूशन था एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो वहां से डायरेक्ट इंजीनियरिंग इंक्लूड हुआ एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो इसमें देखते हैं कि एक पार्ट टाइप एंड वर्क ऑफ इंजन, जो इंजन होता है वो कौन कौन सा उसका पार्ट होता है, ट्रैक्टर का इंजन का कौन कौन सा पार्ट होता है और उसका क्या क्या वर्क होता है और क्या क्या टाइप होता है, उसमें कौन कौन से टाइप के इंजन आते हैं ट्रैक्टर की। तो उसको हम लोग देखते हैं। ट्रैक्टर हुई या कल्टीवेटर हुआ, थ्रेशर हुआ, ये सब इसमें देखने को मिलता है।
उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर अधिक मोटर वाला पार्ट जो होता है इरिगेशन के लिए, इसके भी इम्पोर्टेंट। इरिगेशन में जैसे इरिगेशन का जो देखते हैं तो उसमें मोटर्स वगैरह यूज होते हैं, और पंपिंग सेट हुई, और अभी जो आ रहा है एक छोटा सा हुंडा टाइप जो इरिगेशन के लिए यूज होता है, तो उन सब में मोटर्स की यूज होती है और इलेक्ट्रिक मोटर्स होता है। तो उसके बारे में पढ़ने को आता है। सीड ड्रिलर एंड फर्टिलाइजर। अब देखें, अगर हम अभी तक जो कल्टीवेटर जो डेवलप हो गया हो तो उसमें अब आ चुका है, उसमें एक साइड में आप सीड डालिए और एक साइड में जो होता है फर्टिलाइजर डालिए, उसका वो करते चला जाएगा, आपका बोने वाला काम वो खुद से करते चला जाएगा। तो वहां तक जो डेवलप हो गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सीड ड्रिलर और फर्टिलाइजर वाला कल्टीवेटर कैसे हुआ है और उसका कैसे कैसे फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें थ्रेसर और हार्वेस्टिंग। जो थ्रेसर है, पहले थ्रेसर का शेप कैसा था, किस टाइप का थ्रेसर हुआ करता था, और अभी जो थ्रेसर का फॉर्म है कैसे है। अब देखते हैं कि इसमें मेजर 2 टाइप का थ्रेसर हम लोग को देखने को मिलता है। पहला एक गेहूं वाला वीट वाला थ्रेसर, और दूसरा आता है पैडी थ्रेसर। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में अगर हम देखें तो हार्वेस्टिंग दो टाइप का आ गया, एक घास के लिए अलग आ गया और फसल के लिए अलग आ गया। अब इन सबों की क्या क्या खासियत है और क्या क्या हानियां है, क्या क्या लॉस है और क्या क्या प्रॉफिट है, इन सब जो इलेक्ट्रिक गैजेट है जो इंजीनियरिंग के फील्ड से इंक्लूडेड है, तो उसमें क्या क्या है। जैसे कि अगर हम ट्रैक्टर को देखते हैं तो अगर हम 4-5 बार देखेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टी में, वो मर जाते हैं दब के। तो उसके क्या क्या लॉस है और क्या क्या बेनिफिट है, इसको देखने को हम लोग को मिलेगा। अगर हम यूनिट 5th को डिस्कस करें तो उसमें आता है आपका प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन मतलब इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए तो इजीली समझ में आ जाएगा। एक आता है प्लांट, तो प्लांट नॉर्मल जो क्रॉप्स आते हैं उसमें प्लांट, और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। तो जहां कहीं भी जैसे कि उसमें कभी कभी इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो उन सब से कभी बीमारी लग जाती है, प्लांट्स में भी बीमारी होती है उनसे, और कभी मिट्टी में कुछ दिक्कत आ गया तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब आता है आपका प्लांट का प्रोटेक्शन में, यानी क्रॉप प्रोटेक्शन में। तो इसमें सबसे पहले आता है इंसेक्ट्स इन क्रॉप्स। अगर हम क्रॉप्स में देखते हैं तो कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, जैसे कि गेहूं के दिन में देखते हैं तो उसमें अलग, गेहूं में अलग लगते हैं, सरसों में अलग लगते हैं, आलू जो होता है आलू के फसल में अलग लगते हैं, और फिर धान के फसल में होता है उसमें अलग अलग इंसेक्ट्स लगते हैं। और उसमें जैसे कि उसमें टिड्डे आ गए, किड्स आ गए, चूहे आ गए, चूहे भी उसी में आते हैं। तो ये सब आते हैं, इसमें आता है इंसेक्ट्स इन क्रॉप्स। उसमें आता है क्रॉप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इंसेक्ट, उसको भी पढ़ने को मिलता है। और उसके बाद आता है इंसेक्ट ट्रीटमेंट। ये जो सारे इंसेक्ट हैं उसको कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि इसका एक आता है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग ट्रीट किए हुए थे, जो बीटी कॉटन में लगने वाले इंसेक्ट्स थे उनको, तो उसको भी पढ़ने को मिलते हैं कि कैसे कैसे कौन से इंसेक्ट्स को हम लोग ट्रीट करेंगे और इसको खत्म करेंगे। उसके बाद आता है रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसेक्ट। तो रोल में ये आता है कि जैसे कि हम लोग अगर किसी पेस्टिसाइड का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके आते हैं खेतों में, और फिर तुरंत बारिश हो गई, तो बारिश हो गई तो उसमें सब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बह जाता है, तो फिर वैसे की वैसे ही रह जाते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, और वो जो अनवांटेड जो प्लांट्स उग जाते हैं वो सब। तो उसमें देखते हैं कौन कैसे कैसा इन्वायरमेंट आवश्यक होनी चाहिए, कैसे कैसे इंसेक्ट को ट्रीट करने के लिए। अब 6th यूनिट में हम लोग देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो इसमें आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे जब से एग्रीकल्चर का फील्ड स्टार्ट हुआ है तब से इसमें एक एनिमल्स होते हैं मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले धान उगाना सीखा, गेहूं उगाना सीखा, तो उसके साथ जानवरों का पालना भी सीखा, और जो एनिमल्स है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है एग्रीकल्चर का, ये सब कोई जानता है। इसमें आता है सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ, उसमें देखते हैं जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में देखते हैं जो आता है गाय का, बैल का। तो बैल कैसे इम्पोर्टेंट थे, अभी तक जब तक ट्रैक्टर नहीं आया था तो वो एक मेजर पार्ट हुआ करते थे एग्रीकल्चर का, जो बैल हुआ करते थे। उसके बाद आता है आपका गाय हुई, तो मिल्क प्रोडक्शन के फील्ड में गाय हुई, और भैंस हुई, बकरी हुई, इसको देखते हैं हम लोग। उसके बाद
स्कीम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग स्कीम्स निकाले हुए हैं जानवरों का कंजर्वेशन करने के लिए और एनिमल का कंजर्वेशन करने के लिए। जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट निकाली है स्कीम जो गौशाला है उसके प्रबंधन के लिए, तो वो सब हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद फूडर डिजीज इन एनिमल। अभी एनिमल में जैसे कि चारा, जैसे कि चारा का अलग अलग टाइप होता है, उसका फूडर प्रोडक्शन का आता है, चारा प्रोडक्शन का, कि कैसे कैसे उसका हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। और उसके बाद डिजीज, एनिमल में भी अलग अलग टाइप के डिजीज आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग कौन कौन से डिजीज कौन कौन से एनिमल में होते हैं उसको देखेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में देखेंगे। जैसे कि अभी डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट वो मिट्टी के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो चुका है, तो उसको देखेंगे। और अभी केमिकल फर्टिलाइजर कौन कौन टाइप का यूज हो रहा है खेती में उसको हम लोग देखेंगे। प्रोडक्शन ट्रीटमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ मिल्क। अभी अगर गौशाला के फील्ड में देखें तो गौशाला काफी लोग बड़े स्केल पर इसको कर रहे हैं, एक अच्छा खासा आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका कंजर्वेशन कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। अब कर्ड भी इसमें बनाते हैं और पनीर बनाते हैं, तो उसको भी इसी में देखने हैं हम लोग को। और उसके बाद आता है आपका फिशरीज चैप्टर 7 यूनिट 7 में हम लोग देखते हैं आपका फिशरीज। ये फिशरीज इसमें टोटल जो आता है फिश का प्रोडक्शन और उसके ट्रीटमेंट में आता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि टाइप ऑफ फिश। फिश दो टाइप की होती है, एक मेराइन होती है और दूसरी फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्रिएशन ऑफ पॉन्ड, जैसे कि हम लोग देखते हैं पुराने जो हम लोग के गांव में पुराने जमाने के जो पॉन्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा गहरे होते हैं और काफी बड़े होते हैं, तो वो भी एक टाइप होता है पॉन्ड्स का। और अभी जो देखते हैं जो साइंटिफिक बेसिस पे आते हैं शहरों में मिलने वाले जो लोग अपने ये फिश प्रोडक्शन के बेसिस पर किए हुए हैं, तो वो उतने गहरे नहीं होते हैं, करीब 6 और 7 फीट के आसपास होते हैं, उसी में होता है उसका क्या नाम है फिश प्रोडक्शन। तो इसमें क्रिएशन ऑफ पॉन्ड को कैसे क्रिएट करें, अभी कुछ लोग पॉलीथीन को यूज करके पॉन्ड क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्रिएशन ऑफ पॉन्ड, उसको ट्रीटमेंट, देखिए पॉन्ड में भी पॉन्ड का ट्रीटमेंट भी आवश्यक होता है। कुछ लोग उसमें प्लास्टिक डाल लेते हैं, तो उससे भी बचना है। फिर आपका कभी कभी होता है टेरर ऑफ बंगाल, जिसको हम लोग वाटर हायासिंथ बोलते हैं, शैवाल जो एकदम छा जाता है, एकदम उसके ऊपर पानी के लेयर पे छा जाता है, तो उससे बचाने के लिए और बहुत सारे जो होते हैं डिजीज होते हैं और कॉजेज होते हैं जो पॉन्ड को खराब कर देते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग देखते हैं इसमें कि कैसे ट्रीट करना होता है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ वाटर, फिश प्रोडक्शन के लिए आपका क्वालिटी भी एक ठीक होनी चाहिए। अलग अलग टाइप की फिश अलग अलग क्वालिटी ऑफ वाटर में सरवाइव करना पसंद करती हैं, तो उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन एंड सीड्स इन फिश। जैसे हम लोग जो पॉन्ड यूज करते हैं उसमें फिश प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले सीड्स डालने होते हैं, जो फिश की छोटी छोटी सीड्स आती है उसको डालना होता है। उसके बाद करीब 9 या 10 महीने उसके बाद आपका जो होती है बड़ी बड़ी हो जाती है मछलियाँ, उसके बाद उसमें आपका होता है काम। तो उसमें कैसे कैसे इसका सीड्स होता है और कैसे अब कंपोजिट कल्चर, जैसे कि एक पॉन्ड में अलग अलग वेराइटीज की मछलियां रह जाती हैं, तो मछलियों का प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसको कंपोजिट कल्चर कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल्चर होता है। अब रही बात की इन सब टॉपिक को हम लोग एकदम विस्तार में बढ़िया से ब्रीफली डिस्कस करेंगे अब अलग वीडियो में। और इन सब का आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पर, इसी चैनल पर। थैंक यू।